ठीक है। सलाउद्दीन अपना बेटा हेडफोन्स चेंज करो तुम अगर हेडफोन लगाए हुए हो तो, क्योंकि जितनी बार तुम बोलने की कोशिश करते हो ना तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है माइक से। ठीक है, चलो लास्ट क्लास तुम लोगों ने देख ली थी, जो नहीं आया था उसने रिवाइज कर लिया था, उसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच गई थी। जी सर। सभी लोगों ने देख लिया था। लास्ट में हम लोगों ने जो हमारे शिलालेख थे, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस थे, उन तक के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी जितनी लेनी थी, है ना? जी सर। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? सिक्कों की पढ़ाई को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ठीक, लिख लो चाहो तो ये भी चीज, अगर लिखने का मन है तो लिख लो इसको भी, कि सिक्कों की पढ़ाई को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस को, ये जो हमें जितने भी हमारे तथ्य मिले या जितने भी हमारे एविडेंसेस मिलते हैं, उन सारे ही एविडेंसेस में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस माने जाते हैं। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी, विश्वसनीय माने जाते हैं ये एविडेंसेस या सबूत। ठीक, क्योंकि जो हम लोगों ने शिलालेख देखी थी या हम लोगों ने स्तूप देखे थे, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि राजाओं के बारे में डायरेक्टली सब कुछ लिखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो हमें सिक्के मिलते हैं, जो हमें कॉइन्स मिलते हैं, वो हमारे उस समय की अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, उस समय की राजशाही को दर्शाते हैं और उस समय की भाषा को भी बताते हैं और समय काल भी बताते हैं हर राजा का। अपने टाइम पे तुम लोगों ने, अभी भी तुम लोगों ने कभी कभी देखे होंगे, चांदी के सिक्के मम्मी वगैरह लेके आती होंगी तुम लोगों के पास दिवाली वगैरह में, या वैसे भी आते होंगे। कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के ज़माने में भी जो सिक्के थे, जॉर्ज फिफ्थ जो था, जॉर्ज 5 जो थे, उनका कॉइन देखा है कभी? ऐसा सा कुछ दिखता है। देखा? देखो, सब लोगों को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। इस तरीके का कॉइन तुम लोगों ने शायद अपने घर पे भी वैसे कभी देखा होगा। तो ये जो कॉइन है बेटा, ये जैसे अब कॉइन है, ये सामने चांदी का सिक्का है
और राजा के बारे में बता रहा है कि जॉर्ज पंचम जो राजा थे उस समय, जो एम्परर थे, वो हमारे किस दशक से लेकर किस दशक तक के राजा थे। क्लियर? इस चीज को हम लोग कहते हैं पंच मार्किंग, और ऐसे सिक्कों को हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है? पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे उनमें हमारे किसी भी प्रकार की कोई इमेज देखने को मिलती थी, चाहे वो जानवरों की होती थी या फिर किसी फूल की होती थी या किसी फ्रूट की भी हो सकती थी या किसी की भी हो सकती थी। जैसे आज की डेट में जो हम लोग कॉइन्स देखते हैं उस पर लिखा होता है 5, तो हमें पता है वो 5 का सिक्का है। उस पर लिखा होता है 10, तो हमें पता चलता है कि वो 10 का सिक्का है। उस समय पे अगर वहां पे सपोज शेर बना है, नहीं बनाऊंगा, छोड़ो, बहुत खराब बन जाएगा। अगर उस पे शेर बना हुआ है तो वो हमारा एक अलग करेंसी होगी, हाथी बना है तो एक अलग करेंसी होगी, गाय बनी है तो एक अलग रुपया होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी, फूल बना है तो उसकी वैल्यू अलग होगी। उन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, क्योंकि उस समय वो हमारे न्यूमरल्स पे काम नहीं करते थे। हमारे पास तब नंबर नहीं था ना, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे पास कब से आया है? नंबर सिस्टम हम लोगों के पास, हम लोगों ने कब से लिया है? जब से मौर्य वंश प्रभाव में आया, जब से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने रूल करना शुरू किया, उनके समय से जो कॉइन्स निकल के आए उन्हें हम कहते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कॉइन्स दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स और दूसरे होते हैं हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स। ये देखो, दिख रहा है? ये हैं हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स। नोट करो। इंडो ग्रीक कॉइन्स में बेटा हमें ऐसे ये शक्लें राजाओं की दिखनी शुरू हो गई थी। जो इंडो ग्रीक कॉइन्स होते हैं
उसमें हमें राजाओं की शक्लें दिखनी शुरू हो गई थी और उसमें हमारा नंबर सिस्टम निकल के आ गया था। इसकी भी मैं तुम्हें इमेज सबसे पुराने वालों की दिखाता हूँ। दिख रहा दिव्या? ठीक है, चलो लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, तो कॉइन से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली उस समय की, और हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हमारी सोसाइटी जो थी वो अपग्रेड हो गई, कैसे कैसे हमारा जो समाज था वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास फिर एक और प्रकार के तथ्य हैं जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उसे हम कहते हैं ruined cities and monuments। ruined cities का मतलब क्या हुआ? ruined cities का बेटा मतलब होता है जो तहस नहस हो गई होती हैं, उजड़ गई होती हैं, टूट फूट गई होती हैं, वो वाले पुराने शहर, है ना, क्योंकि वो इतने समय से मतलब कई कई हजार वर्ष पुराने होते हैं, तो इस वजह से वो वहां पे पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं। अब वो डिस्ट्रॉयड या तो किसी दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया होता है, इस वजह से हो गए होते हैं, नहीं तो समय के साथ पुराने हो गए होते हैं, इसलिए भी हो सकते हैं। तो दोनों रीजंस होते हैं उसके, लेकिन उस पर जब हमारा ASI काम करता है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है, तो वो उसमें से ये चीज निकाल के जरूर दे देता है कि वहां पे किस तरह की सभ्यता रही होगी, किसने काम किया होगा और कौन राजा रहा होगा। समझ आया? यस सर। और मॉन्यूमेंट्स मतलब हमारे स्मारक, जिन पुराने महलों को या जगहों को हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया है, उसको अच्छे से संगठित करके रखा हुआ है, उसको अपने पास अच्छे से रखा हुआ है, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम शहरों की बात करें तो बिहार में हमारे पास राजगीर नाम का एक शहर है, नालंदा नाम का एक शहर है, और गया नाम का एक शहर है, उसे बोध गया भी कहा जाता है, जहां पे भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन की थी। ठीक है, तो इन 3 शहरों में अगर हम जाते हैं तो ये हमारे कई कई हजारों हजार साल पुराने शहर हैं। हम यहाँ पे जाके उस समय की सभ्यता और इन सब के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, पंजाब की बात करो तो पंजाब में हमारा पेशावर नाम का एक शहर है, तक्षशिला नाम का एक शहर है। दो, अब ये दोनों ही हमारे पाकिस्तान में चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तानी है। मैं तो हिंदुस्तानी मानता हूँ पाकिस्तान को, आज नहीं है तो कल हो जाएगा।
ठीक। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे एक शहर है विदिशा या फिर उज्जैन या फिर सांची, पद्मावती, ये वहां के पुराने शहर हैं जो हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर हम यूपी की बात करें, मथुरा का नाम सुना होगा, सुना है? बनारस का नाम सुना है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर। तो ये चंद उदाहरण हैं हमारे। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे पास कोल्हापुर है, या आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे पास अमरावती है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्रकार के शहर हैं, रूइंड सिटीज हैं, और वहाँ के हमारे पास स्मारक हैं जो हमें तरह तरह के बातें बताते हैं उस समय के बारे में, उस काल के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताओं के बारे में। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि हमें पूरा का पूरा किसी ने लिख के दे दिया हाथ में। तो क्या हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस से फिर पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? उस समय के हमारे सामाजिक या धार्मिक ग्रंथ, क्या वो हमें उस समय के बारे में बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्युलर लिटरेचर होता है हमारे पास, है ना? कुछ हमारे पास ऐसा लिटरेचर मौजूद है जिसमें हमने समाज और धर्म के बारे में ना बात करके और तरीके की बात करी है। जैसे जो हमारे फॉरेन के जितने लोग आए थे, इब्न बतूता आए थे और हमारे फाहीन आए थे, ये लोग जो थे, इन लोगों ने हमारे धर्म के बारे में ना बात करके हमारी सोसाइटी के बारे में बात करी। इन्होंने हमारे कल्चर के बारे में बात किया, हमारी एडवांसमेंट के बारे में बात करी, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो हिस्टोरिकल राइटिंग लिखते ही लिखते थे। तो हिस्टोरिकल राइटिंग्स में तो हमें पता चल ही गया, ये हमारे पास सबसे पुख्ता सबूत होते हैं हमारे इतिहास के बारे में, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर कट टू कट लिखित में बता रहे हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि क्या जो भी इतिहास में लिखा होता है वो सब कुछ ठीक होता है? सर जिसने लिखा। हाँ हाँ
बिल्कुल। अब जैसे मुगल एम्पायर की बात करें तो वहाँ पर कोर्ट हिस्ट्रीज लिखी जाती थी, कोर्ट हिस्टोरियंस अपॉइंट किए जाते थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी लिखा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो गया। तो मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है उसमें, तो हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। सही है, गुड। और कोई? सर सही होता है। सही होता है जो भी हिस्ट्री में लिखा होता है, बिल्कुल सर। है ना? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? दिव्या? सर एक बात बोलनी थी, जैसे हाँ, कि हाँ। जो हमारा हुमायूंनामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक तो है। अब गुलबदन बेगम ने उसमें मतलब लेडीज की बातें मतलब वो सब करा, तो हम उसको मतलब पूरी तरह उसमें विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको पढ़ेंगे। या फिर 1857 में जो वॉर हुई थी, फिर उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि, मतलब इंडियंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि हम पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं बाद में, मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मतलब हम ऐसे तो हिस्ट्री बिल्कुल सही होती है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू वो बस ये बताना चाह रही थी मैं कि मतलब बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो अभी। हाँ, एक्चुअली एक बड़ी पुरानी कहावत भी है ये कि हिस्ट्री जो इतिहास है हमारा वो सही है कि गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतिहास हमारा हमेशा उसने लिखा है जिसने जीत हासिल करी है। हो सकता है जिसने जो पराजित हुआ या जो मार दिया गया, वो जब मर गया तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा ही कैसे उस बारे में। और जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पाएगा तो क्या सही है और क्या गलत है ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? यस सर। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स, है ना? तो समझ में आ गया आशा मैम? यस। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। तो हम सोशियो रिलीजियस टेक्स्ट में जो भी बातें हमें बताई गई या जो हमारे सामाजिक या धार्मिक ग्रंथ थे उनमें जो हमें बातें बताई गई वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि उस समय इस चीज को चेक करने वाला कोई नहीं था। आज की युग में, आज का इतना इलेक्ट्रॉनिक युग है, आज का सब हमारे पास एविडेंसेस हैं, फोटोज हैं, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, हमें पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्या उस समय पे कुछ था? कुछ भी नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ। सेक्युलर लिटरेचर जैसे मालविका अग्निमित्रम, सुना है नाम कभी? सुना है किसी ने नाम? पृथ्वीराज रासो, ये सुना होगा। तो ये वो सेक्युलर लिटरेचर्स हैं जिनमें इन्होंने लव स्टोरी के बारे में बताया और तरह तरीके की सोसाइटी में किस तरीके से होता था काम, वो सब बताया। वहां पे भी क्या उन्होंने 100% सत्यता का इस्तेमाल किया या उन्होंने बीच में से अपनी मर्जी के हिसाब से जोड़ दिया, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे अगर 100% सही लिखोगे तो। इसलिए बीच बीच में फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल चीजें डाल देते हैं। समझ गए? वो दिन दूर नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी जिस सभ्यता में अब हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे 2000 साल पूरे हो गए हैं, लगभग 1000 साल हम लोग और जीने वाले हैं, 1000-1500 साल, क्योंकि हर 3500 साल के बाद एपोकैलिप्स आता है और हम लोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल, है ना,
तो इसलिए अभी क्या है कि अभी वाला जो हमारे पास लिटरेरी सोर्स है, इसमें हम केवल अभी की ही बात मान सकते हैं, इससे पुरानी बात हम नहीं मान सकते। ऐसा भी हो सकता है जब हमारी सभ्यता खत्म हो और उसके बाद जब फिर से इंसान धरती पे आएगा, या कुछ इंसान जो चले गए हैं या जो इंसान रह जाएंगे, बच जाएंगे, वो अगर कहीं कहीं के बुक्स निकाल के पढ़ेंगे और फिक्शनल कोई बुक निकाल के उनको मिल जाएगी, हो सकता है वो उसी को सत्य मान लें। हो सकता है आज से 5000 साल बाद वो गेम ऑफ थ्रोन्स को सत्य मान ले, या हैरी पॉटर को सत्य मान ले कि हैरी पॉटर सच में कोई भगवान राजा था। यू नेवर नो। समझे? तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम इस चीज के तथ्य पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर मानेंगे कि अभी जिस काल में हम लोग जी रहे हैं, उस काल की इतिहास हमें ये तो बताता, चाहे एक ही पहलू बताएगा, पर पहलू जरूर बताता है, कुछ तो बताता है, वरना कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है ही नहीं ना कि हम पुराने जमाने में पता लगा दें। तुम लोगों में से कितने सारे लोग हो जिसको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम नहीं पता होगा? तुम ही लोगों में से जो सामने अभी मेरी क्लास में बैठे हुए हो, या जो आगे चल के रिकॉर्डिंग सुनोगे, नहीं पता होगा। परदादा का नाम नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो जब नाम तक नहीं जानते हो तो कैसे जानोगे कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ? इसलिए हम लोगों को रिलाय करना होता है इन टेक्स्ट पर। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। इन सोर्सेज में हमारे पास, अगर हम बात करते हैं सोशियो रिलीजियस टेक्स्ट की, सबसे पहले तो इसमें हमारे पास हिंदू टेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है और जैन लिटरेचर भी आता है। ये तीनों लिटरेचर जो हैं हमें डिफरेंट चीजें बताते हैं, और जब हम तीनों को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि उस समकालीन ये चीजें तीनों टेक्स्ट में थी। जैन मुनियों ने भी बताया कि मगध ने रूल किया, बुद्धिस्ट ने भी बताया, और हिंदू टेक्स्ट ने भी बताया। तो जब तीनों टेक्स्ट से हमें पता चल गया तो हमने फिर माना कि हाँ, उसकी ऑथेंटिसिटी तो है। अब वो राजा कितना बलवान था और कितना नहीं था, ये कोई नहीं जानता। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हमारे हिंदू टेक्स्ट के बारे में। हिंदू टेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले हमारे हैं वेद। ये आप लोग सभी लोग यहां पे उपस्थित जानते हो कि वेदों से पुराना इस पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है। कोई ऐसा है जो नहीं जानता इस बारे में? मनुस्मृति से भी पुराने बेटा वेद है। इन वेदों से पुराना कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति तो मनु के नियम और कानून थे, जिसने बताया कि मनुष्य को इस सृष्टि में कैसे रहना है। वेद जो थे वो 4 वेद थे। कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर? यस सर। वेदों का मतलब होता है, या वेदों की जो वेद शब्द बना है वो बना है विद से।
और विद का मतलब होता है विद्या, नॉलेज, टू नो एनीथिंग। क्लियर? वेदों के बाद हिंदू टेक्स्ट में हमें मिलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का असली में मतलब होता है त्याग, और जो ब्राह्मण हैं वो हमारे वेदों के एक्सप्लेनेशन होते हैं। ठीक? हर वेद का अपने आप में एक ब्राह्मण है। जैसे अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का है हमारे पास ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। सामवेद का है हमारे पास तांड्य महा और जैमिनी। यजुर्वेद का है हमारे पास सतापथ और तैत्रियान, और अथर्ववेद का है हमारे पास गौपथ ब्राह्मण। ये सब आप लोगों को लिखना है और याद भी करना है बाय हार्ट। नहीं बेटा, वेद अलग है, मनुस्मृति अलग है। जैसे वेद अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, वैसे ही स्मृतियां जो होती हैं वो अलग होती हैं। ठीक? और ये वेदों के बाद आई हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? वेदों के बाद आए ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद आए हमारे पास अरण्यकाश। ये हमारे वेदों को कॉन्क्लूड करते हैं, उनको खत्म करते हैं, और इनका मेन काम होता है जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं उनको एक फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन देना। ठीक? अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, इस वजह से इसको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है
उपनिषद, और इनको हम वेदांत भी कहते हैं, जिसमें ये आम तौर पे फिलॉसफी देते हैं अपनी, यानी कि हमारी आत्मा को लेके, हमारे कर्मों को लेके, भगवान को लेके, और ब्राह्मण को लेके, जिसका मतलब होता है अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि हमको तपस्या तब तक करनी है जब तक हम एक सच्चे ब्राह्मण नहीं बन जाते। ठीक है, ये हमारी आत्मा, ये हमारे कर्म, और ये हमारे ब्रह्म, और इनकी खोज में हम करते हैं, बनते हैं, या खोज, इनके खोजने को कहते हैं ब्राह्मण। टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं, जिसमें से बृहदारण्यकाश जो है ये हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद है। फिर है हमारे पास वेदांगास, यानी कि वेद के जो अंग होते हैं उन्हें हम वेदांग कहते हैं। ये हमें वेदों को समझने में और उनके अंदर के जो लिखे श्लोक हैं उनके उच्चारण में मदद करते हैं। टोटल हमारे पास 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प। कल्प के अंदर भी हमारे पास ना 3 है। सबसे पहला है श्रोता, जिसमें हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं। दूसरा है गृह्य, जिसमें हम घर की बात करते हैं। और तीसरा है हमारा धर्म, जिसमें हम मनु के द्वारा दिए गए जो लॉज हैं उसकी बात करते हैं। शिक्षा जो है ये हमारे फोनेटिक्स के बारे में बताता है, यानी कि हमें किस प्रकार से स्वर लगाना है, किस प्रकार से उच्चारण करना है, इसके बारे में हमें बताता है।
ठीक है, तो 2 हो गए हमारे पास। एक हो गया हमारा शिक्षा, दूसरा हो गया हमारा कल्प, तीसरा है हमारा व्याकरण, जो हमें हमारी ग्रामर के बारे में बताता है। इट वॉज रिटन बाय पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने किताब लिखी थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। वो ग्रामर की पे लिखी हुई सबसे पहली किताब थी पूरे वर्ल्ड की। चौथा है निरुक्त, यानी कि हमारी वोकैबुलरी, हमारे शब्दकोश, हमारी ईटाइमोलॉजी की बात करने वाली। ईटाइमोलॉजी मतलब शब्दकोश। फिफ्थ है हमारी छंद, जो हमारी मैट्रिक्स के बारे में हमें बताता है, यानी कि अंक गणित। और सिक्स्थ है हमारा ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, जो हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। नोटेड? यस सर। इसको अच्छे से लिख रहे हो ना? अपनी लैंग्वेज में आगे लिख रहे हो ना, डॉट बना बना के? यस सर। या बाद में फिगर करते हो क्लास के? नहीं सर, आज तो साथ नहीं कर रहे हूँ। ठीक है, गुड। ज्योतिष की सबसे पुरानी किताब जो थी वो लगध मुनि ने लिखी थी, वेदांग ज्योतिष के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, 5 हो गए ना? 6 हुए। स्मृति 5 हुए होंगे, देखो। छोटा ज्योतिष शास्त्र बताया आपने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। पहला हो गया वेद, दूसरा हो गया ब्राह्मण, थर्ड हो गया अरण्यकाश, फोर्थ हुआ उपनिषद, फिफ्थ हुआ वेदंगा, सिक्स्थ आएगा अब हमारी स्मृति। स्मृति का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, यानी कि याद रखना किसी भी चीज को। खासकर जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो जिंदगी यापन करने का तरीका होता है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना, याद रखना, वो हमारा सब स्मृतियों में आता है, क्योंकि ये हमें याद ही रखना है। इसके लिए हम बुक को रेफर नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो है हमारा, वो होती है हमारी मनुस्मृति। इसके हिसाब से क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसके लिए हम लोग कोई बुक रेफर नहीं कर सकते, हमें ये याद ही होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हमारे पास नारद स्मृति भी होती है, बृहस्पति स्मृति भी है, और बहुत सारी स्मृति होती है।
एटसेट्रा करते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे उपवेद। उपवेद क्या होते हैं बेटा? वेदों के अंदर के वेद? नहीं 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 नहीं, उपवेद होते हैं हमारे जो पूरी तरीके से इतने बड़े नहीं हैं कि हम उन्हें एक अलग से वेद बता सकें, इसलिए वो हमारे ऑक्सिलरी वेद होते हैं। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, समझ जाओगे। आयुर्वेद डील्स इन मेडिसिन, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद डील्स इन आर्चरी, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है। सॉरी, यजुर्वेद का है ये। इसके अलावा गंधर्व वेद, जो कि हमारे गाने वाने की कला के बारे में दर्शाता है, ये हमारा सामवेद का उपवेद है। क्लियर? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो गया। चलो अथर्ववेद का भी एक लिख लो उदाहरण। अथर्ववेद का है एक अर्थवेद, जो कि हमें पैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में बताता है। यह हमारा अथर्ववेद का उपवेद होता है। नोटेड? सबने नोट कर लिया? कैसे कर लिया? ये हमारे इसके बाद आते हैं, ये सारे हमारे वेद और उसके उपवेद और उसके वेदांग सब कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे पास एपिक्स, यानी कि हमारे महाकाव्य। दो महाकाव्य हम लोगों के पास मौजूद हैं। एक हमारा रामायण और एक हमारा महाभारत। अब रामायण और महाभारत महाकाव्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े लिखे हुए हैं और ये पूरी की पूरी जीवन पे आधारित हैं किसी एक व्यक्ति के। भगवत गीता जो है वो हमारी एपिक नहीं है, वो हमारा एक्सट्रैक्ट है महाभारत में सीखने वाली चीजों का। ठीक? और इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे पुराण। पुराण मतलब ओल्ड स्क्रिप्ट्स या ओल्ड टेक्स्ट।
ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो या फिर हमारी डायनेस्टीज हो या हमारी उस समय की ज्योग्राफी हो, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। लास्ट हमारे पास 6 स्कूल्स हैं ऑफ इंडियन फिलॉसफी। वी हैव 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसको हम षड दर्शन भी कहते हैं। और ये हमें 6 अलग अलग प्रकार की फिलॉसफीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि न्याय दर्शन, इसको लिखने वाले थे गौतम। वैशेषिक दर्शन, इसको लिखने वाले थे महर्षि कनद, जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सब के बारे में पहले ही बता दिया था। फिर है हमारे पास संख्या दर्शन, इसको लिखने वाले थे कपिल। फिर हमारे पास आया योग दर्शन, इसको लिखने वाले थे पतंजलि। यहां लिख रहा हूं, ऊपर देख लेना। फिर आए हमारे पास पूर्व मीमांसा, लिखने वाले थे जैमिनी, महर्षि जैमिनी। और फिर आए हमारे पास उत्तर मीमांसा, इसको लिखने वाले थे हमारे बद्रयान। क्या लिखा है इसमें, क्या नहीं लिखा है, ये तुम लोग गूगल करके एक बार देख लेना, ठीक है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। मनुस्मृति के प्रोडक्ट्स है रामायण महाभारत? नहीं बेटा, भगवत गीता भी नहीं, नो। क्या स्किप हो जाते दिव्या माइंड से? उपवेद स्किप हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ये 4 उपवेद याद कर लो, इन केस अगर कभी मैच द फॉलोइंग आ गया तो याद होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद है बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, चलो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर कल करेंगे, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा ये, इसमें मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा। और ये पहले मैं बुद्धिज्म पढ़ाऊं तब बताऊं या नहीं? चलो पहले बता दूंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद बुद्धिस्ट और जैनिज्म के टाइम पे पूरा बताऊंगा, ठीक है? जो हमारे त्रिपिटका हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये पहले तुम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों लिखवाए हैं, कितने पार्ट्स में हमारे बुद्धिज्म जो था वो डिवाइड हो गया था,
ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए तुम लोगों को। तो इसको मैं तभी कनेक्ट करके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ज्ञान दूंगा मैं तुम लोगों को, तो कल इसको थोड़ा बहुत लिख के, और कल से हम लोग अपना पूरा आ जाएंगे हिस्ट्री पे कि हमें कैसे उसकी शुरुआत करनी है, कैसे हमारे पास पाषाण युग आया। कल 8 बजे होगी, क्यों नहीं 8 बजे होगी? आज यार मैं कहीं बाहर था, आज मैं घर जस्ट अभी पहुंचा, कल 8 ही बजे होगी, इसलिए मैंने आधा घंटे थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था तुम लोगों को। वैसे मैं जल्दी आ गया था, लेकिन फिर मैंने बोल दिया था 8:30, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं सर, है ना? तो मैं कहीं बाहर होता तो मैं इसलिए तुम लोग को पहले ही बता देता हूं, नहीं तो वेट करते रह जाते हो ना तुम लोग। यस सर। कोई नहीं, तो कल फिर करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस महीने हम इस हफ्ते हम बढ़िया फ्लो में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आ रहा हो? अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है? सच सच बताना। नहीं सर, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बस ये है कि नेम्स तो ये सब देखो हमें खुद याद करने पड़ेंगे। हाँ देखो, नेम्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसको फिर भी, बहुत अच्छा रहेगा। इसको फिर भी अब कल से मैं थोड़ा सा और अच्छे से तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ताकि तुम उसे एटलीस्ट याद ना रख पाओ तो रिकॉल कर पाओ अगर नाम सामने आ जाए तो। ठीक है? तो इसको मैं इस तरीके से कनेक्टिविटी बनवा दूंगा तुम लोगों की। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका है, मैं तुम लोगों को अभी बता दे रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल करके पढ़ना। न्याय दर्शन क्या करता है, संख्या दर्शन ने क्या किया, या फिर अगर हम अपने उपवेद में चले जाएं तो हमारा जो गंधर्व वेद है वो क्या बताता है। ये सारी चीजों के बारे में अगर 1-2 लाइनें खुद से लिख लोगे ना तो बड़े अच्छे से याद रहेंगी, फिर कभी नहीं भूलोगे उसको। मैं भी तुम लोगों को इसी से ही कनेक्शन करवाऊंगा। तो अगर खुद से भी कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं होगा तो मैं तो बता ही दूंगा फिर। ठीक है? यस सर। चलो कल मिलते हैं 8 बजे, कल करते हैं क्लास। ठीक है? आकृति, बाय बेटा। वेलकम वेलकम वेलकम। आकृति सो तो नहीं गई बेटा? अच्छा है जी सर, आ गया। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।